साल 2014 मार्च का सुहाना मौसम और रात के ठीक 12:22 में मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 227 पैसेंजर से भरा हुआ बोइंग 777 जहाज बीजिंग चाइना की ओर उड़ान लेता है। ये दिन भी एक आम दिन की तरह था। साफ आसमान, सुहाना मौसम और शांत समुद्र। ना किसी तूफान की आशंका थी और ना किसी खतरे की। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा होता है। इसी बीच उड़ान लेने के ठीक रात 1:08 पर जहाज मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वियतनामीज ATC के बाउंड्री में घुसने वाला होता है। इसकी रिपोर्ट MH370 के पायलट मलेशियन हेडक्वार्टर्स को देते हैं और गुड नाइट भी विश करते हैं। पर कैप्टन जहारी के 2 शब्द उस जहाज से निकले आखिरी शब्द होने वाले होते हैं। इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता और ये साधारण सी रात बन जाती है इतिहास के पन्नों में याद रखे जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली एविएशन मिस्ट्री। मलेशियन एयरलाइन की इस प्लेन को उस रात उड़ा रहे थे उनके जाने माने और बहुत ही अनुभवी पायलट जहारी अहमद शाह, जो कि 53 साल के पायलट थे और उन्हें प्लेन उड़ाने का 33 साल का अनुभव हो चुका था। वहीं दूसरे को पायलट होते हैं अब्दुल हामिद, जो कि एक नौजवान लड़का होता है। 27 साल की उम्र वाले अब्दुल को 7 साल का एक्सपीरियंस होता है और ये उनका पायलट पर प्रमोशन लेने की आखिरी फ्लाइट भी होती है। इस बोइंग 777 जहाज में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 227 यात्री मौजूद होते हैं। ठीक 1:19 जब प्लेन को वियतनामीज के बॉर्डर में एंटर कर जाना चाहिए था तो वियतनामीज को उस प्लेन की कोई लोकेशन नहीं मिल रही होती है। जल्द ही 3 मिनट गुजर जाते हैं और 1:21 पर भी उस प्लेन का कोई अता पता नहीं होता। इसलिए कंट्रोल में बैठे लोग MH370 से बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी MH370 की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। 18 मिनट की लगातार कोशिशों के बावजूद ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। वियतनाम ATC के प्लेन से संपर्क साधने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। इस अनहोनी की खबर तुरंत ही वियतनाम से मलेशियन हेडक्वार्टर तक पहुंचाई जाती है, जिसे सुनकर मलेशियन भी हक्के बक्के रह जाते हैं। पर किसी वजह से 4 घंटे बीत जाते हैं, पर प्लेन को तलाश की जाने वाली कोई भी कोशिश मलेशियंस के द्वारा नहीं की जाती। इस आस में कि शायद किसी वजह से प्लेन का ट्रांसपोंडर यानी बात करने वाला इक्विपमेंट खराब हो गया होगा और वो सीधा बीजिंग में लैंड करे। लेकिन देखते ही देखते 6:32 हो जाते हैं, लेकिन MH370 के बीजिंग में कोई भी आसार नहीं मिलते और ये बन जाती है इतिहास के अब तक की गई सबसे बड़ी सर्च हिस्ट्री की शुरुआत। इस मंजर के ठीक कुछ देर बाद मलेशियन सरकार ने पूरी दुनिया में इस चीज का अनाउंसमेंट करती है कि उन्होंने MH370 प्लेन को पूरी तरह से खो दिया है और इस पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जा चुकी है। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. इनकी ये खबर दुनिया भर में तेजी से फैलने लगती है। टोटल 34 मिलिट्री शिप, 28 फाइटर एयरक्राफ्ट और 7 देश इस प्लेन की खोज में तुरंत साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड की ओर रवाना किए जाते हैं। इसी बीच जब पूरी दुनिया इस प्लेन को साउथ चाइना सी में ढूंढ रही होती है, वहीं इंडियन ओशियन में कुछ ऐसा घट रहा होता है जो सबके होश उड़ाने वाला था। ये सभी देशों के इमरजेंसी सर्च ऑपरेशन लगातार 3 दिनों तक चलते हैं, पर इन्हें इस प्लेन के बारे में एक भी सुराग नहीं मिलता। तभी चौथे दिन 11 अप्रैल 2014 को मलेशिया की मिलिट्री जहाज से खबर आती है कि MH370 प्लेन गायब होने की ठीक उसी रात को 2:22 में उनके रडार के अंदर दिखाई दिया था। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि मिलिट्री की तरफ से जो प्लेन की आखिरी लोकेशन बताई जा रही थी वो गल्फ ऑफ थाईलैंड से ठीक उल्टी तरफ यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ था। ये खबर हर किसी के लिए काफी चौंकाने वाला होता है और हर कोई सोच में पड़ चुका था कि आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ। कहीं ये भारत की तरफ हिमालय में जाके तो क्रैश नहीं हो गया। इस गुत्थी के बारे में बहस हो ही रही होती है कि तभी मलेशिया सरकार को एक खबर मिलती है कि MH370 प्लेन ने रात 2:28 से लेकर सुबह 8:19 तक करीब 7 बार 35,000 किलोमीटर दूर मौजूद स्पेस सैटेलाइट से हर घंटे कम्युनिकेट यानी संपर्क साधने की कोशिश की थी।
और अगर आप ध्यान दें तो जब आखिरी बार MH370 ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी तो ये वही वक्त था जब सभी देश के शिप और उनके एयरक्राफ्ट इसे साउथ चाइना सी में ढूंढ रहे थे। दुनिया भर के सभी देश और उनके एजेंसियों के लिए जो इस केस को सुलझाने की कोशिश में लगे थे, उनके लिए ये खबर किसी राहत से ज्यादा सरदर्द बन चुकी थी, क्योंकि इस सैटेलाइट से प्लेन ने सिर्फ संपर्क करने की कोशिश की थी, पर उस प्लेन से किसी तरह का कोई और इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट को नहीं मिला। अब तक महीने बीत चुके थे, लेकिन हार न मानने वाली इस साइंटिस्ट की एक्सपीरियंस टीम ने सैटेलाइट के एंगल और संपर्क करने के टाइम की मदद से अर्थ के नक्शे में कुछ ऐसे सर्कल बनाए जहां ये प्लेन उस वक्त उड़ रहा था। लेकिन इससे ये भी कोई खासा मदद नहीं मिल पाया, क्योंकि दोस्तों ये एरिया इतना ज़्यादा बड़ा था, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाते, लेकिन शायद तब भी वो जहाज नहीं मिल पाता। इस केस के अंदर जितना घुसा जा रहा था, ये केस उतना ही मुश्किल पैदा करते जा रही थी और पेचीदा होता जा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ और कोशिशें की गई, जिसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये प्लेन सुबह 8:19 में भी इस सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये प्लेन टेक ऑफ करने के करीब 7 घंटे तक हवा में फ्लाई कर रहा था, जिसका रीजन ये था कि इस प्लेन में 7 घंटों तक फ्लाई करने का फ्यूल भरा था और अनुमान लगाया जा रहा था कि ऑटो पायलट मोड पर भी ये प्लेन हवा में ऐसे ही भटक रहा होगा। अब इस केस को 14 अगस्त 2005 में हुए होलियोस नाम के फ्लाइट क्रैश से जोड़ा जा रहा था, जहां अचानक ऑक्सीजन की कमी से उस प्लेन में बैठा एक इंसान यहाँ तक कि पायलट भी बेहोश हो चुका था। लेकिन प्लेन में फ्यूल होने की वजह से वो प्लेन ऑटो पायलट में हवा में लगातार फ्लाई करता रहा और फ्यूल के खत्म होते ही वो नज़दीक जगह में जाकर क्रैश हो गया। और अब जब पता चल चुका था कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से ही वो कहीं क्रैश कर गया होगा, तो मौजूद गिने चुने इंफॉर्मेशन का पूरा यूज़ करते हुए एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की गई, जिसका नतीजा निकाला अर्थ के मैप पर ड्रॉ किया गया ये कर्व स्ट्रक्चर, जो उस पूरे एरिया की वो सबसे अहम जगह थी जहां इस प्लेन के क्रैश होने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे। इस एरिया को 7th आर का नाम दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलियन से ठीक 2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। लेकिन अब एक और मुश्किल ये थी कि ये एरिया 45 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था, यानी हमारे इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा। अब तक इस केस में ये दुनिया के सभी देशों की नींद उड़ा चुकी थी। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight finally solved the mystery of missing flight MH370. It's the biggest aviation mystery of all time. Even the words of the co-pilot when he said good night. कैसे कोई इतना बड़ा जहाज, वो भी बोइंग 777, जो सालों से चलता आ रहा है और जिसकी एक भी खराबी की खबर आज तक सुनने को नहीं मिली, वो रातों रात गायब कैसे हो गई? और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसे ढूंढने की सारी मुश्किलें नाकाम हो रही होती है। इसीलिए इस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश मलेशिया के साथ इस जगह पर फिर से अपने शिप और रेस्क्यू टीम को हजारों की तादाद में ढूंढने के लिए भेज देते हैं। लेकिन धीरे धीरे दिन और हफ्ते गुजर जाते हैं और 30 दिनों के अंदर समुद्र के ऊपर चल रहे सारे ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब तक अगर वो प्लेन ऊपर होता तो जरूर मिल चुका होता। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि इतने दिनों में वो टाइटैनिक की तरह समुद्र में 4 किलोमीटर की गहराई तक डूब चुका होगा। हफ्ते, महीने और साल बीत चुके थे, पर इतनी सारी रेस्क्यू टीम में से एक को भी MH370 का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। और आखिर में 3 साल बीत जाने के बाद साल 2017 में इस ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑपरेशन अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन बन चुका था, जिसमें $170 मिलियन खर्च हो चुके थे। हालांकि इस बीच एक ऐसी चीज हुई थी जो इस रहस्य की पहली और इकलौती अचीवमेंट थी। अफ्रीका के पास एक आइलैंड है, आइलैंड ऑफ रियूनियन। यहाँ 2015 में अचानक लोगों को बीच में समुद्र में तैरते हुई मेटल की एक बहुत बड़ी चीज मिलती है, जिसकी खबर वो वहाँ की पुलिस को देते हैं। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो एक एयरप्लेन बोइंग 777 का पार्ट है, जिसका नाम था MH370। हालांकि ये उतनी बड़ी भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि क्रैश होने के बाद प्लेन के पार्ट्स का टूटकर ऐसे बिखरना एक आम बात थी और जो होना ही था। बल्कि साल दर साल बीतते चले गए और MH370 के ऐसे 31 पार्ट्स
दुनिया भर के अलग अलग बीचेस में देखने को मिले। इसके बाद आता है साल 2018, जब देश हर बड़ी एजेंसीज इस मिस्ट्री से थक चुकी थी। तब ओशियन इन्फिनिटी नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने इस पर अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और इन्होंने मलेशियन सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर वो MH370 को ढूंढ कर निकालती है तभी वो सरकार से उनके पैसे लेगी। इस बात को मलेशियन सरकार ने काफ़ी आसानी से मान ली। हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें समुद्री वोल्केनो और पहाड़ियों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा और 6 महीनों में हार मानकर वो भी अपने देश वापस जा चुकी थी। अब तक ये केस दुनिया का सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला रहस्य बन चुका था। इसके बारे में सुनकर एयरप्लेन में ट्रैवल करने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। बल्कि इस केस के बाद महीनों तक एयरप्लेन में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या 50% से भी ज़्यादा कम हो चुकी थी। इसी दौरान मलेशिया की एजेंसी ने इस पर थोड़ा और गहराई से सोचना शुरू किया, जिसमें उनका पहला शक होता है कि इस प्लेन के कैप्टन जहारी अहमद साहब पर काफ़ी सारी पूछताछ हुई और कई चीज़ें भी पता चली, जैसे कि जहारी का क्रैश के सिर्फ कुछ वक्त पहले ही डाइवोर्स हुआ था और कहा जा रहा था कि शायद वो इससे काफ़ी डिप्रेशन में भी था। साथ ही साथ इनके घर की छानबीन में पता चला कि इनके घर पर एक फाइटर सिमुलेटर था, यानी जिसमें वो घर पर बैठे बैठे प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग करते थे और जिसमें आखिरी फ्लाइट पाथ वही रास्ता था जिस रास्ते पर MH370 उड़ रही थी। ये जानकारी इस केस की एक बहुत अहम कड़ी लग रही थी। लगभग हर किसी ने ये मान ही लिया था कि ये काम जहारी ने सुसाइड मेंटालिटी से किया होगा। लेकिन जब और पता लगाया गया तब जहारी के इतने एक्सपीरियंस और उनके काम करने वालों से पता चला कि वो एक काफ़ी नेक दिल और एक अच्छे इंसान थे। 33 साल में आज तक उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सके, बल्कि उनकी कंपनी और स्टाफ दोनों इस इल्जाम को मानने से पूरी तरह मना कर दिए। इसीलिए इन एजेंसियों के द्वारा भी कैप्टन जहारी को बेगुनाह साबित कर दिया गया। लेकिन तब भी इस केस के मीलों सबूतों के आसार पर अलग अलग लोगों के कई अलग अलग कहानियां बताई जा रही थी, क्योंकि जब उनके पैसेंजर पर इंक्वायरी की गई तब उस लिस्ट में 2 ईरान के ऐसे लड़के मिले जो फेक यानी चुराए हुए पासपोर्ट से प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। अब इन लड़कों पर शक जाने लगा कि कहीं ये कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं, लेकिन और छानबीन करने पर पता चला कि ये एक आम बंदे ही थे जो परमानेंट इंग्लैंड में शिफ्ट होने की चाह से भाग रहे थे। इस हादसे को हुए सालों हो चुके थे। हर कोई अब थक चुका था कि तभी एक्सपर्ट्स एक और चांस होने की बात करने लगते हैं, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है इस प्लेन की वायर्स में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ हो और उस प्लेन में आग लगने की वजह से ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई हो। इस इमरजेंसी को देखते हुए कैप्टन जहारी ने प्लेन को तुरंत मलेशिया की ओर वापस मोड़ा हो, पर तब तक वो कुछ और कर पाते उनकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी हो। लेकिन इस बात पर भी विश्वास कर पाना पूरी दुनिया के लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि बोइंग कंपनी का जहाज पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेन में से एक था, क्योंकि इसमें एक भी खराबी आज तक न रिकॉर्ड की गई थी न की गई है, बल्कि दुनिया भर के 60% जहाज आज तक 2022 में भी बोइंग 777 ही है। पर अब जब लोग इस कहानी को भूलने ही लगे थे, तभी अचानक से मार्च 2022 में न्यूज़ में MH370 फिर एक बार हेडलाइन बन जाता है और पता चलता है कि इस गुत्थी को सॉल्व करने की जिद पकड़े रिटायर्ड ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर मिस्टर रिचर्ड गॉडफेरी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस प्लेन की एग्जैक्ट क्रैश लोकेशन ढूंढ निकाली है और वो चाहते हैं कि सरकार और एजेंसियां उनकी इस अनोखी थ्योरी पर विश्वास करें और इस प्लेन को ढूंढने चले जहां पर ब्लैक बॉक्स के मिलने के चांसेस हैं। ब्लैक बॉक्स प्लेन में मौजूद एक ऐसा बॉक्स होता है जो प्लेन में हो रही सभी बातें और मूवमेंट को रिकॉर्ड करते जाता है और ये इतना मजबूत होता है कि हाइड्रोजन बम का हमला भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और अगर MH370 का ब्लैक बॉक्स मिल जाता तो दुनिया के सामने बड़ी एविएशन मिस्ट्री का खुलासा भी किया जा सकता था और पूरी दुनिया को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के रहस्य की सारी जानकारी दी जा सकती थी। हालांकि रिचर्ड की इस थ्योरी को काफ़ी पुराना और अनरियलेबल कहा जा रहा है, यानी जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, और अब कोई भी इस ऑपरेशन पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। आज 8 साल और 5 महीने बाद भी दुनिया को इस रहस्य से जुड़ा हुआ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिल पाया।
इस रहस्य ने पूरी दुनिया को सालों तक सवालों से उलझा के रखा। हालांकि रिचर्ड इस रहस्य का पर्दाफाश करने में एक और होप बनाकर सामने जरूर आए हैं, पर क्या ये इस केस में कुछ खास सक्सेस ले पाएंगे या नहीं, इन्हें भी आखिर में हार माननी पड़ेगी, ये अब तक एक सवाल है। वैसे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है ये रहस्यमय तरीके से गायब हुई प्लेन आखिर कहाँ गई होगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।